क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 21 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा, यानी स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित करना है। देखिए, पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक थे। क्या थे? भारतीय पुरातत्व के जनक थे, तो इसको मिला देंगे दूसरे से। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हड़प्पा में मोहरों की खोज किए थे, ठीक है, तो इसको पहले से मिला देंगे। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो में मोहरों की खोज किया था इन्होंने। एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला दूसरे से मिला है, यानी ए वाला किससे मिला है? दूसरे से। इसके बाद बी वाला मिला है पहले से, तो बी वाला पहला हो गया। इसके बाद सी वाला मिला है चौथे से, सी वाला मिला है चौथे से। इसके बाद डी वाला मिला है, इसके बाद डी वाला मिला है तीसरे से। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है? क, क, कथन, हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्रों में संपर्क था। और बी क्या है? कारण, पुरातात्विक खोजों में मोसोपोटामिया के क्षेत्रों में हड़प्पाई मोहरे बाट पासे मन के प्राप्त हुए हैं। अब ऑप्शन है इसमें ए और बी दोनों सही हैं और बी एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए सही है बी गलत है। तीसरा है बी सही है ए गलत है। चौथा है ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्रों में संपर्क था, बिल्कुल सही है। और इसका कारण है पुरातात्विक खोजों में मोसोपोटामिया के क्षेत्रों में हड़प्पाई मोहरे बाट पासे मन के प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। ओलिगार्की का आशय है जहां सत्ता पुरुषों के समूह में होती है, जहां सत्ता की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित होती है, जहां शासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो तीसरे का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल पहला। यानी जहां सत्ता पुरुषों के समूह में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है? रेहला के लेखक हैं फ्रांसिस बर्नियर, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, महमूद अली वल्खी, इब्न बतूता। तो रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में आंडाल थी, वह आलवार स्त्री भक्त थी, ये वाला बिल्कुल सही है। वह नयनार स्त्री भक्त थी, तो ये वाला गलत है। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, ये वाला गलत है। तो इसका पहला और तीसरा वाला सही हुए। तो किस ऑप्शन में पहला और तीसरा है? डी वाले में, ठीक है। तो डी वाला सही हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? 1986, 1995, 1990, 1999। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया था 1986 में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है। इस समुदाय का उद्भव कर्नाटक में हुआ। ये वाला सही है। इस समुदाय का नेतृत्व बास अन्ना में हुआ ने किया। सी वाला है, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये वाला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ये लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस समुदाय में मृत्यु के उपरांत शवों को दफनाया जाता था, तो ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व करने वाली अवध की महारानी का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम मुमताज महल, बेगम हजरत महल, महारानी गायत्री देवी। तो बेगम हजरत महल। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, संथालों के विद्रोह का कारण था। संथालों के विद्रोह का कारण क्या था? संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, सरकार उस पर भारी कर लगा रही थी। ये वाला सही है। साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, ब्याज न चुकाने की स्थिति में वह जमीन पर कब्जा कर ले रहे थे। ये भी सही है। उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई थी क्योंकि वह अब दामिन का हिस्सा बन गई थी। ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? पहला है, सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक को अपनी रियासत में अंग्रेज टुकड़ी की तैनाती हेतु अनुमति देनी होती थी। फिर है, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था भी करनी होती थी। चौथा है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक विदेश नीति व अन्य शासकों से संधि करने हेतु स्वतंत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल पहला और चौथा। क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी, ये वाला सही है। और ये चौथा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक विदेश नीति व अन्य शासकों से संधि करने हेतु स्वतंत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर लगभग आपको 20 से 25-30 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी है तो किन्हीं 2 साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखिए। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में 2 अंतर निम्न हैं। पहला है, जैन धर्म अहिंसा के प्रति अत्यंत कठोर है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग अपनाता है। जैन धर्म अहिंसा के प्रति अत्यंत कठोर है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग अपनाता है। जैन आत्मा को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा का अभाव यानी में विश्वास करता है, यानी आत्मा को नहीं मानता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में 2 अंतर लिखिए। तो पहला है, सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार और मूर्त रूप की पूजा होती है, जबकि निर्गुण में निराकार ब्रह्म की। दूसरा है, सगुण मूर्ति पूजा को मानता है, जबकि निर्गुण इसे अस्वीकार करता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, खुद कास्त और पाही कास्त किसान किसे कहते हैं? खुद कास्त वह किसान थे जो अपने ही गांव की जमीन पर खेती करते थे, जबकि पाही कास्त दूसरे गांवों से आकर खेती करने वाले किराए के किसान थे। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त विधि क्या थी? सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक भू राजस्व नहीं चुकाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर लगभग आपको 80 शब्द में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली किन्हीं 5 समस्याओं की सूची बनाइए। अभिलेख शास्त्रियों को अभिलेखों के अध्ययन में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहला है, अक्षरों का धुंधलापन। समय के साथ अभिलेखों के अक्षर घिसकर अस्पष्ट हो जाते थे। अभिलेखों का टूटना, कई महत्वपूर्ण अभिलेख खंडित अवस्था में मिलते हैं। लुप्त शब्द, कुछ शब्द या वाक्य मिट जाने से पूरा अर्थ समझना कठिन होता है। लिपि और भाषा, प्राचीन लिपियों और प्रांतीय भाषाओं को समझने में कठिनाई। अर्थ की अनिश्चितता, कभी कभी लेखक के
वास्तविक संदर्भ और अर्थ को निकालना मुश्किल होता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सांची स्तूप के संरक्षण में बंगाल की बेगमों की क्या भूमिका थी। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों, विशेषकर शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने स्तूप की मरम्मत के लिए धन दिया, एक संग्रहालय और अतिथि गृह बनवाया और जॉन मार्शल की पुस्तकों के प्रकाशन में मदद की, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और अध्ययन सुनिश्चित हुआ। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच समानता व भिन्नता दोनों स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अंक का है। तो बेसरिया और बासरिया सूफी परंपराओं में मुख्य अंतर शरीयत इस्लामी कानून के पालन को लेकर है। बासरिया शरीयत का सख्ती से पालन करते हैं और खानका व्यवस्था से जुड़े होते हैं, जबकि बेसरिया शरीयत के बाहरी नियमों से बंधे नहीं होते और व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव व दुनिया से अलगाव पर जोर देते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो विजयनगर की जल आवश्यकताएं तुंगभद्रा नदी, विशाल जलाशयों, हौज, नहरों, तालाबों, कुओं और वर्षा जल संचयन जैसी उन्नत प्रणालियों से पूरी होती थी, जहां प्राकृतिक भूभाग का उपयोग करके बांध बनाए जाते थे और हिरिया नहर जैसी नहरों द्वारा सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी, जिससे कृषि और शहरी जीवन सुचारू रूप से चलता था। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जमींदार अपनी जिम्मेदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। तो जमींदार अपनी जिम्मेदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भूमि राजस्व वसूली, बेनामी या फर्जी बिक्री, निजी सेना, लठियाल का उपयोग, परिवार की महिलाओं के नाम संपत्ति करना और स्थानीय किसानों के साथ गठजोड़ जैसी चालाक रणनीतियां अपनाते थे। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, इस्त इस्तमरारी बंदोबस्त का जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाकर उनकी शक्ति बढ़ाई, जिससे वे अंग्रेजों के प्रति वफादार बने और ब्रिटिश शासन को स्थिरता मिली। लेकिन कई जमींदार निर्धारित कर लगान चुकाने में असमर्थ होकर कर्ज में डूब गए और उनकी जिम्मेदारियां नीलाम हो गई, जिससे किसानों को शोषण बढ़ा और कई जमींदार गरीब हो गए। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको लगभग 200 से 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। 22 नंबर है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं, वह कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। 10 अंक का है। अथवा स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, भी 10 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 23 नंबर है, किताब उल हिंद किसने लिखा या किस भाषा में है, इस ग्रंथ के लेखक ने भारत का वर्णन किस प्रकार किया है। अथवा कबीर एवं गुरु नानक के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 24 नंबर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। अथवा अवध के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी का यह कथन, ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, की समीक्षा कीजिए। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 25 नंबर है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर की हैं। 78 ईस्वी में क्या हुआ, कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण और शक संवत की शुरुआत। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश की स्थापना। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क द्वारा बीजापुर के सुल्तान से गोवा की विजय। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और करनाल का युद्ध। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का विरोध। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम और सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 10 अंक का है ये। ठीक है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। वह स्थान जहाँ से वीर शैव परंपरा की शुरुआत हुई, कर्नाटक। वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह की कमान वृद्ध जमींदार कुंवर सिंह ने संभाली थी, जगदीशपुर बिहार। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ वाराणसी। वह स्थान जहाँ 10 मई 1857 ईस्वी को छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह किया, मेरठ।